नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर को लेकर आज विशेष पिटीशन थी और सुप्रीम कोर्ट की इस पिटीशन में एक बड़ी खास बात यह थी कि ये लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि पिछली तारीख पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं केवल बड़े ऑफेंसेस को छोड़कर। अब ऐसी परिस्थिति में लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकारें नहीं छोड़ रही हैं प्रोटेस्टर्स को। आज उसकी सुनवाई थी। दो पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। एक तो पिटीशन हम सब जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पुलिस को सस्पेंड किया जाना चाहिए, पुलिस को पता नहीं क्या क्या किया जाना चाहिए, ये विषय था। और दूसरा विषय ये था कि भाई प्रोटेस्ट का कोई अपना तरीका होगा कि नहीं। तो एक पिटीशन इस बात की थी कि भाई प्रोटेस्ट का अपना दायरा हो, क्योंकि देश में वो माहौल खराब कर देते हैं, मारतोड़ करना शुरू कर देते हैं, वहां चीजें जलाना शुरू कर देते हैं, आग लगाना शुरू कर देते हैं, इसके अलावा एक चक्का जाम कर देते हैं जिसकी वजह से लोग आ जा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ऑफिसेस जैसे कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस पूरा जाम हो जाता है। आप सोचिए कि कनॉट प्लेस पर हजारों की तादाद में ऑफिस हैं और पूरे देश की इकोनॉमी का मेन हब है, ये सबके हेडक्वार्टर्स यहां पर बने हुए हैं और यहां एक एक बिल्डिंग में 3-3, 4-4 हजार ऑफिस भी हो सकते हैं और वो सारे बंद। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था और एक रोड पर यहां दिल्ली में या जंतर मंतर पर एक रोड पर ब्लॉक कर दीजिए, उस ब्लॉक की वजह से पूरा कनॉट प्लेस की सारी 9 की 9 या 10 सड़कें सारी जाम हो जाती हैं। प्रदर्शनकारी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दिखाई दे, वो दिखाना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्या सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सच ये है कि वो भीड़ भी जो कनॉट प्लेस घूमने आते हैं देश भर से, संसार भर से, उनकी भीड़, चूंकि दुकानें बंद हो जाती हैं तो हजारों लोगों का काम बंद हो जाता है, लाखों लोगों का देश भर में नुकसान होता है और हजारों करोड़ की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कनॉट प्लेस बंद हो जाए। क्या इसका भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि आपकी दायरा क्या है? आप कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है, आप कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट मेरा राइट है। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत में बड़े इंटरेस्टिंग मैटर आए और जिन मैटर्स में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने खुलकर बात की, मैं समझता हूं खुलकर बात की। यह कहा गया कि भाई पैलेट गन का इस्तेमाल जो किया गया है उसको लेकर, ये कहा गया कि कटीले कांटे लगे डंडों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर, ये कहा गया कि करंट वाले बेंतों से कुटाई की गई उसको लेकर। अब करंट वाले बेंत, करंट वाले तो करंट तो कहीं से पीछे आ नहीं होगा, वो बैटरी चालित होंगे जिसमें अर्थ आता होगा, वो चिपकता होगा तो वो थोड़ा करंट भी मारता होगा, ये मतलब ये हो सकता है। लेकिन जो डंडे कीलों वाले डंडे, मैं नहीं समझता कि कीलों वाले डंडे हथियार कोई बनाए जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो प्लास्टिक का ऐसा उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है जिसमें कि नुकीला टाइप का रहता है, जैसे चप्पल लोग आजकल एक्यूप्रेशर वाली पहनते हैं, वैसे डंडों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लगे तो चिपके तो पता लगे। और पैलेट गन का इस्तेमाल, अब सबसे ज्यादा ये था कि पैलेट गन का इस्तेमाल, आपको पता है पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले कहां शुरू हुआ? पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था और जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्टर्स आया करते थे, पत्थरबाज आया करते थे, उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू हुआ था। आतंकवादियों को बचाने के लिए जो भीड़ आया करती थी उनके लिए इस्तेमाल हुआ। पैलेट गन में बहुत बारीक से छर्रे निकलते हैं, बहुत बारीक से, जो कि शरीर में नुकसान तो नहीं करते, ऊपर वाली जो स्किन पहली लेयर है उस लेयर को जाकर चिरमिराते हैं और उसको ऐसा लगता है जैसे कहीं घसेट गया हो, तो वो नुकसान देता है। लेकिन किसी को पैलेट गन मार नहीं सकती, किसी की हत्या नहीं हो सकती। खैर, वो अपना अपना विषय है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह विषय रखा गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह विषय रखते हुए यह आह्वान किया गया कि पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इसके अलावा ये जो मुकदमे इनके खिलाफ किए गए हैं इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि मुकदमे जो इनके खिलाफ कर दिए गए हैं, इनके खिलाफ से मतलब है जो बच्चों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए हैं, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। एक तो बच्चे थे, प्रताड़ित थे, ऊपर से उनको बड़ी समस्या थी और उस समस्या के बीच में आप ये सब कर रहे थे और उनके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं। तो ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये ना कह दे कि भाई
पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो राइट है। पीसफुल प्रोजेक्ट राइट इसलिए क्योंकि आपको 2012 का रामलीला वाला याद होगा, जहां बाबा रामदेव बैठे थे, उसमें एक गाइडलाइन जारी हुई थी। फिर मजदूर किसान यूनियन के नाम से ये तथाकथित किसान आंदोलन के नाम से लोग इकट्ठे हुए, तो उसमें भी एक गाइडलाइन जारी हुई थी। फिर सीएए के प्रोटेस्ट के नाम से लोग इकट्ठे हुए, तो उसमें गाइडलाइन जारी हुई थी। और उन सभी गाइडलाइंस में एक बात कही गई थी कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए राइट। मैं डे वन से एक बात कहता आया हूं कि आप डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच पढ़िए 25-26 नवंबर सन 1949 की, जिस समय संविधान कंप्लीट हुआ। उन्होंने कहा अब भारत में प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, रोड पर विरोध करना, ये अब पाप होगा। क्यों? क्योंकि अब हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास एक पूरी जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास एक पूरी मशीनरी है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार। अगर हमको नहीं अच्छा लगता है तो हम 5 साल बाद सरकार बदल देंगे, लेकिन आप अब देश को चक्का जाम नहीं कर सकते, देश के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, देश के संसाधनों को खराब नहीं कर सकते। यह बात उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। लेकिन भाई ये चल गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट ये कर सकते हैं, ये सारी बातें हुई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि इससे पहले के जो पुराने जजमेंट है, और मैं समझता हूं पुराने जजमेंटों में 3 बड़ा जजमेंट जिसमें प्रोटेस्ट करने के राइट को लोगों ने ये समझ लिया कि प्रोटेस्ट करने का मतलब हम संसद भी उड़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट घेर लेंगे, दिल्ली बंद कर देंगे, लाल किले में घुस जाएंगे और मंत्रालयों में घुस जाएंगे। लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है और हमारा कुछ हो नहीं सकता। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने जो 3 प्रश्न थे, उन 3 प्रश्नों के जो उन्होंने जवाब दिए हैं, मैं समझता हूं काबिले तारीफ है, उनको प्रणाम करना चाहिए। पहला सवाल यह था कि सभी को क्या छोड़ दिया जाना चाहिए। अब हम सब जानते हैं बच्चों के अलावा वहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ गए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोपहर की नमाज के बाद वहां प्रोटेस्ट होता था और रात की नमाज के बाद प्रोटेस्ट होता था। खाए पिए दोपहर में नमाज पढ़ी और चले आए पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली और कुछ ऊधम मचाया, क्योंकि वहां खाने पीने की भी जुगाड़ थी। वहां खाया पिया और खूब ऊधम मचाया और वापस चले गए। रात में फिर आए, फिर रात के खाने के लिए भी वहां आए। लंगर उंगर लोग लगा रहे थे। वो आदमी लंगर लगाया था जो कह रहा था मेरे घर में खुद खाने को नहीं है, वो लंगर लगाकर बांट रहा था, कहीं से सप्लाई अप्लाई हो रही होगी, पैसे आ रहे होंगे। खैर कुल मिलाकर वो एक टूरिज्म चल रहा था। मैंने ये भी कहा था कि इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के गुंडे भी शामिल हैं जो वहां आकर उधम मचा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों की आड़ में क्या इन सबको छोड़ दिया जाए? इन्होंने जो हिंसाएं करी, इन्होंने जो कारें जलाई, इन्होंने जो मारपीट की, इन्होंने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, भारत तेरे टुकड़े का इस्तेमाल किया और ये पता नहीं क्या क्या सॉवरेंटी हिला देंगे, देश कर देंगे। और मोदी जी को खासतौर से उनकी मदर, उनके परिवार को जो उल्टे सीधा कहा, इनको क्या छोड़ दिया जाना चाहिए बच्चों के नाम से? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज कहा कि देखिए एक बात समझ लीजिए, राज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं, राज्य चाहें तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। मेरी तरफ से अब राज्य तय करेंगे, दिल्ली सहित सभी राज्य तय करेंगे, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा था, जो मुकदमे लिखे गए, वो राज्य तय करेंगे कि आखिर इसका वो विड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पुलिस और सभी प्रशासन को, सभी राज्यों को मैं एक आदेश देता हूं कि जो आपने फेस रिकॉग्निशन किया है, फेस रिकॉग्निशन आप समझ लीजिए कि वहां जो कैमरे लगे थे वो आपकी रेटिना पकड़ रहे हैं, आपका फेस पकड़ रहे हैं, फिर आपके आधार उधार सब सरकार के पास होते हैं, सारी ग्रिडें इंटीग्रेट हो चुकी हैं, तो वो वहां पर सवाल आपके खिलाफ, मतलब वो आपको पहचान लेंगे आप कौन है, कहां से है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज कहा कि देखिए 2 लिस्टें बनाइए। एक लिस्ट तो उनकी बनाइए जो बच्चे थे और एक लिस्ट उनकी बनाइए जो बड़े थे। बड़े में भी जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है उनका मामला अलग करिए। जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है और जिन्होंने हीनियस क्राइम किया है, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, उनका हिसाब अलग करिए। हां, उनमें वो स्लाइडर हार्म जो होते हैं, स्लाइडर जो अपराध हुए हैं, उनको किसी ने ड्राइवरी गलत तरीके से कर दी होगी, गाड़ी गलत जगह पे खड़ी कर दी होगी, किसी ने नारे शोरे में हाँ कह दिया होगा, कुछ वहां पर इकट्ठे हो गए होंगे, किसी ने जाम लगा दिया, उनको मामलों को हटा दीजिए। लेकिन जिसने हिंसा का इस्तेमाल किया है, जो हिंसक हो गए हैं, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है, उनकी लिस्ट अलग कर लीजिए। अब समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस के इस आदेश का मतलब यह होता है पुलिस को कि बच्चों को छोड़कर एक भी बख्शा नहीं जाएगा, एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता। एक बात तो यह है। दूसरी बात, जब कहा गया कि साहब पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है, या फिर और उसमें यह गलत तरीके से इन्होंने साहब करंट का इस्तेमाल किया,
सब उस पर एक्शन ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने कहा कि उस पर हम विचार करेंगे, पहले रिपोर्टें आ जाने दीजिए, सारी रिपोर्टों का बाइफर्गेशन हो जाने दीजिए, सबका एक डेटा तैयार हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद तय करेंगे कि पैलेट गन का इस्तेमाल सही किया या गलत किया, या फिर लाठी का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो नीट के एस्पिरेंट्स नहीं थे लेकिन वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जिनकी फंडिंग के लिए सरकार ढूंढ नहीं रही कि फंडिंग कहां से, जिनकी फंडिंग कहीं और से हुई, इन सब की सूची आ जाने दीजिए, फिर तय करेंगे कि वाकई में पुलिस ने सही किया या गलत किया। अगर पुलिस ने गलत किया है तो हम आपके साथ हैं, अगर आपने गलत किया है तो हम पुलिस के साथ हैं। ये उनके कहने का भाव था। तीसरा आदेश जो उन्होंने किया वो मैं समझता हूं कि जो अभी तक राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट और ये सब चल रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हमें सजेशन दीजिए, हम ये तय करेंगे, हम उसका एक गाइडलाइन जारी करेंगे और यह बताएंगे कि प्रोटेस्ट कब किया जा सकता है, कहां किया जा सकता है, कितने वॉल्यूम में किया जा सकता है, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और आपके प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट जब आप कहते हैं तो फिर मैनेजमेंट, जिन्होंने वो बुलाए थे, जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे, उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ऑर्गेनाइजर्स की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उसका हिसाब कौन करेगा। जो कुछ गड़बड़ हुई है, जो नुकसान हुआ है, जो तोड़फोड़ हुई है, जो देश का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जो भी करने वाले लोग होंगे उस पर हम एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी करेंगे। और जो पुरानी पहले की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फिर से रिव्यू करेंगे। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसको फिर से रिव्यू करेंगे। उसको फिर से रिव्यू करने का मतलब है कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को अब यह बताया जाएगा कि यह राइट है कि नहीं है। अभी तक तो पिछले जजमेंटों में राइट बता दिया, हर बार कहते हैं राइट है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो रिकॉग्नाइज नहीं करता, डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट तो रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर उसमें स्लोगन क्या होंगे, उसकी एसओपी क्या होगी, फिर यह तय किया गया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस के पास अधिकार क्या होंगे, पुलिस कब लाठीचार्ज करेगी, कब पैलेट गन इस्तेमाल करेगी, कब बंदूक का इस्तेमाल करेगी, कब कैनन का इस्तेमाल करेगी, कब वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये पूरी डिटेल्ड एक गाइडलाइन, यानी कि अब भारत में पीसफुल प्रोटेस्ट को भी रेगुलराइज किया जाएगा। उसको लेकर पूरी एक गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसको लेकर सभी पक्षों को सुना जाएगा। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कह दिया कि हम अभी इस पर कोई फैसला करने वाले नहीं हैं और हम इस पर एक गाइडलाइन जारी करेंगे और एक्शन या रिएक्शन की बात तभी करेंगे जब हिसाब हमारे सामने आ जाएगा। पहले पुलिस की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पुलिस का वर्जन आ जाने दीजिए, उसमें गुंडों की तादाद आ जाने दीजिए, उसमें किए गए खेलों की बात आ जाने दीजिए, उसमें जो खेला किया गया, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, देश को नुकसान पहुंचाया गया, देश की सॉवरेंटी को उठा के पटकने की कोशिश की गई, वो सब कुछ सही करना है। मैं समझता हूं कि ये सब कुछ अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज कहा, या 3 जजेस की बेंच ने जो आदेश किया, वो दिल खुश कर देता है। ना ही कोई बख्शा जाएगा और ना ही कोई प्रताड़ित किया जाएगा, ना ही बच्चों का करियर खराब होगा और ना ही उसमें उपद्रवियों को माफ किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भविष्य में मैं कह रहा हूं, इसके अतिरिक्त भविष्य में कभी भी प्रोटेस्ट करना हो तो उसकी गाइडलाइन, डिटेल्ड गाइडलाइन जारी होगी। क्या दिल्ली के बाहर करना है प्रोटेस्ट, दिल्ली के अंदर करना है? जंतर मंतर भले ही डेडिकेटेड स्थान हो, क्या जंतर मंतर जहां से संसद के ऊपर हमले करने के लिए या पार्लियामेंट में जाने के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए या वहां से प्रधानमंत्री के कार्यालय जाने के लिए, प्रधानमंत्री के घर जाने के लिए या फिर राष्ट्रपति के कार्यालय में घुसने का जो मंसूबा बनाया जाता है पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम से, उसका दायरा क्या होगा? दिल्ली के बाहर प्रोटेस्ट होगा या दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट होगा? प्रोटेस्ट होगा तो सरकार को क्या क्या करना है, सरकार क्या क्या कर सकती है, सरकार के और पुलिस के पास क्या अधिकार होंगे, पुलिस कब बल प्रयोग कर सकती है, पुलिस कब लोगों को उठाकर दूसरी जगह ले जा सकती है, कब बंद कर सकती है, कैसे बंद कर सकती है, ये सारी डिटेल्ड गाइडलाइंस मुझे लगता है अब आएगी। देखिए
जब सही चीफ जस्टिस बैठता है, जब सही बेंच बैठती है, तो वो सही करती है, वो भावनाओं में नहीं बहती। और मैं समझता हूं ऐसी बेंच को सल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने कहा निर्णय करने से पहले मैं सभी पक्षों का पूरा डिटेल और डेटा आ जाए, उसके बाद ही निर्णय करेंगे, हम भावनाओं के आधार पर नहीं करेंगे। और राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जाता है कि उनके यहां जहां क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं हुआ है, उनको वो छोड़ सकते हैं। क्योंकि सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी आया था, क्या सरकार के पास यह पावर है कि एफआईआर होने के बाद वो छोड़ दे? क्योंकि हमेशा से कोर्ट की गाइडलाइन यह कहती रही है, कोर्ट के जजमेंट यह कहते रहे हैं कि एक बार अगर एफआईआर हो गई तो मुकदमे में ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्य सरकार उसको विड्रॉ कर जाएगी। राज्य सरकार को विड्रॉ करने से पहले उसकी क्लोजर रिपोर्ट लगानी होगी, और वो क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट जाएगी, कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा, तभी किसी के खिलाफ मुकदमा वापस हो सकता है। कोर्ट के इस सिस्टम में एक प्रोसीजर है, सरकार के हाथ में नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये अनुमति देते हैं कि राज्य सरकार अगर चाहें, जहां जहां प्रोटेस्ट हुए, और दिल्ली में जो फेस रिकॉग्निशन हुआ है, जो पहचान हुई है, इनकी डिटेल सब उनके राज्यों में भेजिए जहां से ये आए थे, उन राज्यों से इनका वेरिफिकेशन करवाइए और इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाइए। आपराधिक रिकॉर्ड निकालने के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए कि ये वाकई में पीसफुल प्रोटेस्ट था या फिर ये सॉवरेंटी पर हमला था, भारत के ऊपर हमला था, भारतीय संप्रभुता के ऊपर हमला था। मैं समझता हूं सैल्यूट करना चाहिए इस बेंच को। आपको कैसा लगता है, आपको क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए, ये आप मुझे लिखकर बताएंगे तो अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।